हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन। हमने स्टार्ट किया हुआ है ऐसे ड्रग के बारे में देखना जो कि फंगल को या फंगल के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन से आपकी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को रिलीफ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके अंदर के क्लासिफिकेशन को हमने आपको पावर पॉइंट डायग्राम की मदद से भी समझाया, मैकेनिज्म को भी एक रफ में यूनिफॉर्म तरीके से भी समझाया। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं डिफरेंट क्लासिफिकेशन में से पहला और काफी इंपॉर्टेंट क्लास जो है एम्फोटेरिसिन बी। आइए देखते हैं इस एम्फोटेरिसिन की केमिस्ट्री के बारे में, इनके स्पेक्ट्रम के बारे में, इनके काम करने के तरीके के बारे में विद द रेस्पेक्टिव डायग्राम और एक सिंपल सा लाइव डेमो की मदद से। सबसे पहले अगर हम बात करें एम्फोटेरिसिन की केमिस्ट्री, तो देखिए ये एग्जांपल है इस डिफरेंट कैटेगरी के। दो मेन कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। पहला है पॉलीन्स, जो आपने देखा क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पॉलीन्स। पॉलीन्स का मतलब भी आप जानते हैं, पॉली मतलब मोर देन वन, डेफिनेटली टू या मोर देन टू, और ins stands for double bond. So any compound having many double bonds is simply considered as a polyenes, और इसी के अंदर का ये एग्जांपल है। अगर मैं इनको इनके काम करने के तरीके के हिसाब से क्लासिफाई करना चाहूं तो बहुत सिंपल सा एक मेन हेडिंग में आपने देखा है कि ये एक ऐसे ड्रग हैं जो कि फंगल के सेल के मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। अब दोबारा हमको चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सेल के मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेंगे तो होगा क्या। सेल का मेम्ब्रेन है क्या, जैसे समझ लीजिए, फिर अफेक्ट होने पे आराम समझ में आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि कोई चीज अगर इम्बैलेंस में हो जाए तो वो प्रॉब्लम कॉज करती है, खासकर अगर कोई चीज की कमी हो जाए तो और ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है, और अगर कोई चीज किसी जगह से लीकेज होना शुरू हो जाए तब उसकी कमी होना स्वाभाविक ही है। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, यहां पे भी आप देख सकते हैं, इसका बेसिक काम ये होता है कि इस सेल के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया के सेल हो, चाहे वो फंगस के सेल हो, या किसी भी एनिमल के सेल क्यों ना हो, उनका एक मेन फंक्शन कॉमन ही होगा। वो अंदर और बाहर के बीच के जो आयंस है, मॉलिक्यूल हैं, इनके मूवमेंट को, उनके बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। वैसे ही हमारे जो फंगल के सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको आप देखेंगे, इस पे वो जाकर के अर्गोस्टॉल पे वो काम करते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन की एक्टिविटी है वो सेल को बचा कर रखने का काम करेगी, लेकिन हमारे जो एम्फोटेरिसिन बी है इसी आपके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को अल्टर करेंगे, एक पोर कॉज कराएंगे, पोर्स बनेगा, छेद बनेंगे, रिद्र बनेंगे, और उसमें से अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लीक आउट हो जाएंगे। तो इनका जो काम करने का जगह हुआ, ये अफेक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को। अगर मैं बात करूं इनके एंटी फंगल स्पेक्ट्रम की, तो दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम या यू कहूं वाइडर स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एक्टिविटी। ये एंटी फंगल के लिए स्पेसिफिक है। ये आपके पॉलीन्स भले ही आपके सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, बट दीज आर नॉट इफेक्टिव फॉर बैक्टीरिया एंड वायरस, स्पेसिफिकली यूज फॉर फंगल इंफेक्शन। ये आपको याद रखना चाहिए। अब इनका जो ऑब्टेन करने का सोर्स है, फ्रॉम वेयर वी हैड ऑब्टेन दिस, तो इनको हम ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडुसस से। ये आप याद रखें, एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन सकता है आपके डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, सेमेस्टर के लिए, जीपैट वगैरह के लिए। अब अगर हम बात करते हैं कि ये किस किस तरह के जो फंगल इन्फेक्शन होंगे, उस तरह फंगल के इन्फेक्शन से हमको प्रिवेंट करने का या उसको ट्रीट करने का काम करते हैं। तो दीज आर यूज्ड फॉर द इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ कैंडिडा अल्बिकन्स। अब ये जो कैंडिडियासिस के बारे में हमने बात किया था, वो एक मेजर फंगल इन्फेक्शन है। ये आपके स्किन पे, जेनिटल पार्ट पे भी, स्किन फोल्ड पे भी देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द केस जेनिटल पार्ट पे अफेक्ट करेंगे मेल और फीमेल दोनों को, बट बेसिकली फीमेल में वजाइनल इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं फंगल, उनको ज्यादा कॉज करते हैं। इनको हम बोलते हैं कैंडिडियासिस वजाइनल। इस तरह के इन्फेक्शन के पीछे के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी तरह के फंगल के लिए होती है। तो उस तरह के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में काम आएंगे। दूसरा, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, इस तरह के जो इन्फेक्शन होंगे इनको ठीक करने में काम आएंगे। क्रिप्टोकोकस, नियोफार्मन्स, इनके लिए भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के टाइप ऑफ बैक्टीरिया फंगस हैं, और इनके द्वारा होने वाले इन्फेक्शन से ठीक करने में इस तरह के एंटी फंगल ड्रग काम करेंगे। एस्परजिलस, जिसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया था, वो एक व्हाइट और ब्लैक, ज्यादा धीरे से अगर ज्यादातर बात करें एवरेज में, तो ब्राउन और ब्लैक कलर के एक पेनलेस स्पॉट्स बनाते हैं, खास करके पैरों के ऊपर वाले हिस्से में। ये हो गया। और उसके बाद कोकियोडिसिस, ये भी एक इंफेक्शन है फंगल के द्वारा, इनके भी इरिडिकेशन के लिए अपनी भूमिकाएं निभाती हैं। ये हो गया इनके एक बेसिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अब हम देखते हैं, इट इज फंगिस्टैटिक एट लो कंसंट्रेशन। जैसे आपने कीमोथेरेपी ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग में देखा, बिल्कुल वही यहाँ पे एक प्रिंसिपल आपको भी देखने को मिल रहा है। ये जो है आपके एम्फोटेरिसिन बी, वो है तो फंगिसिडल,
लेकिन किस पे? अधिक कंसंट्रेशन पे। और कम कंसंट्रेशन पे बात करें तो ये है फंगिस्टैटिक, यानी कि फंगल के ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करेंगे, इनहिबिट करने का काम करेंगे लो कंसंट्रेशन पे, और यही बन जाएगा आपका फंगिसिडल एट हायर कंसंट्रेशन पे। फिर हम देखते हैं एम्फोटेरिसिन बी हैज एक्टिविटी अगेंस्ट लिशमैनिया। ये जो कुछ लिशमैनिया प्रजाति के माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे, इनके ऊपर भी ये अपनी एक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम बात करने वाले हैं इनका मेन अट्रैक्शन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और अगले पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अगले सेक्शन ऑफ व्हाइट बोर्ड में हम इनके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है। देखिए अब इनके काम करने का तरीका क्या है। इसके जो काम करने के तरीके, मेन तरीके से हमने कहा है वह है कि सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा। तो सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट कैसे करेंगे, पहले हम इस चीज को थ्योरी से समझते हैं, फिर एक डायग्राम से समझेंगे, फिर मैं आपको इसको लाइव एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा। सबसे पहला, एम्फोटेरिसिन बी बाइंड्स टू अर्गेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। एम्फोटेरिसिन बी जो कि हमारा ड्रग है वो किससे बाइंड करता है, याद रखिए ये पॉइंट, अर्गोस्ट्रॉल। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक स्टेरॉल है जो कि आपके लिपिड के काम करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। ये बड़ा हाई इंपॉर्टेंट है। ये आपके इसी सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले पार्ट पे बाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, दे फॉर्म्स पोर्स। अब ये बाइंड होने के बाद पोर्स बनाएंगे। कहां बनाएंगे, सेल के मेम्ब्रेन में। पोर क्या है, पोर मतलब होता है छोटे छोटे माइक्रोपोर्स, छोटे छोटे रंध्र जिसको हम लोग बोलते हैं, छेद बनाएंगे, जिसकी वजह से अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, स्मॉलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम वगैरह है, सोडियम, पोटेशियम के साथ आपका हाइड्रोजन है, क्लोराइड वगैरह है, ये बाहर लीक आउट कर सकते हैं। अगला स्टेप देखिए, थ्रू दिस पोर सेल कंटेंट लीक आउट। ये जो पोर बना है इसी की मदद से जो सेल के कंटेंट है वो लीक आउट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर सेल के कंटेंट लीक आउट हो जाएंगे तो द रिजल्ट विल बी इन अ सेल डेथ। अगर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं तो ये एक हायर कंसंट्रेशन पे स्टैटिक का काम ना करके सिडल का काम करेगा। कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए, Since amphotericin B has greater affinity for fungal sterol, ये जो स्टेरॉल का एग्जांपल है आपका अर्गेस्ट्रॉल, बट इसका एक और इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहां पे समझना चाह रहा है। यहां पे एम्फोटेरिसिन बी का जो एक एफिनिटी है वो फंगल में पाए जाने वाले स्टेरॉल जिसका नाम है अर्गोस्ट्रॉल, इसके लिए इफेक्टिव होता है। और हमारे में, ह्यूमन में या होस्ट में, ह्यूमन के बारे में बात करें तो जो हमारा मेन स्टेरॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसकी एफिनिटी उसके लिए कम है। यानी कि आपके एम्फोटेरिसिन की बी की जो सेलेक्टिविटी है वो थोड़ी ज्यादा है आपके अर्गोस्ट्रॉल की एज कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए ये सेलेक्टिव है, बट बहुत ज्यादा भी सेलेक्टिव नहीं है। अगर आप पद्मजा उदय कुमार के हिसाब से बात करेंगे रेफरेंस में, तो ये सेलेक्टिवली दिखाया गया है कि मोस्ट ऑफ द केस ये ह्यूमन के कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप केडी त्रिपाठी में देखेंगे तो ये थोड़ा सा अफेक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को, जो कि ह्यूमन या हमारे लिए स्टेरॉल का एग्जांपल है। तो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन है। इसी के हिसाब से देखिए, कोलेस्ट्रॉल इज मेन स्टेरॉल इन ह्यूमंस। ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेन स्टेरॉल है हमारे लिए, और फंगल के लिए मेन स्टेरॉल कौन सा था, अर्गोस्ट्रॉल। इसीलिए सो द एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज सेलेक्टिव फॉर फंगी नॉट फॉर ह्यूमन। और ये कंडीशन अप्लाइड अकॉर्डिंगली रेफरेंस जैसा मैंने आपको बताया पद्मजा उदय कुमार और केडी त्रिपाठी के लिए। तो इन दोनों में मेजर अंतर यही हुआ कि हमारा सेल वॉल, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का मेन स्टेरॉल है वह है कोलेस्ट्रॉल, फंगल के सेल मेम्ब्रेन का जो मेन स्टेरॉल है वह है आपका अर्गोस्ट्रॉल। तो इनकी यानी कि एम्फोटेरिसिन बी का जो एक एफिनिटी है सेलेक्टिवली वो आपके अर्गोस्ट्रॉल के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल, इसलिए फंगल पे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो एक काम पहले कर लेते हैं, इसको पहले समझते हैं फिर डेमो को देखेंगे। यह है एक सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल को सेपरेट आउट कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर में। करस्पॉन्डिंगली बात करेंगे तो आपके नीचे साइड है इंट्रासेलुलर और यह है ऊपर का एक्स्ट्रा सेलुलर। ये दोनों सेल मेम्ब्रेन है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज अ फंगल सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ अर्गोस्ट्रॉल। ये आपको याद रखना चाहिए। अब जब हम इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी एज अ एंटी फंगल ड्रग लेते हैं तो ये एम्फोटेरिसिन यहां पे आके बाइंड करता है और ये बाइंड होने की वजह से इसी सेल मेम्ब्रेन को यहां से अफेक्ट करेगा। बाइंड होने से ये जो आपके सेल मेम्ब्रेन थे बीच में पोर जनरेट हो रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं एक पोर जनरेट हुआ है। पोर मतलब एक छोटा सा रास्ता, और इस पोर की मदद से पोटेशियम एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल विल बी लीक आउट, इस तरह से बाहर आएंगे और बाहर आने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल डेथ में। तो अंदर के जो कंस्टिट्यूएंट हैं
इलेक्ट्रोलाइट थे, पोटेशियम के साथ जो और अदर स्मॉलर मॉलिक्यूल थे, वो सेल के थ्रू आपके जो पोर्स बने उससे बाहर आ जाएंगे, सेल लीक हो जाएगा और उससे सेल की डेथ हो सकती है। तो चलिए मैं आपको समझाने के लिए एक लाइव डेमो का एग्जांपल यूज करता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूं कि हमारे फंगल सेल हैं और इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट रखे हुए होंगे। ये तो दिखाना पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट मूव कैसे कर रहे होंगे, बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझाए कि इस सेल मेम्ब्रेन की लीकेज होने पर क्या होगा। ये आपके ऊपर का जो बलून है वो सेल मेम्ब्रेन मान के चलते हैं, और ये जो आप देख सकते हैं ये मान के चलता हूं मैं एम्फोटेरिसिन बी। तो अगर इसके अंदर अभी लीकेज नहीं है तो इसके अंदर एयर भरे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि देयर इज एयर, मान के चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे ये एम्फोटेरिसिन बी आएगा आप देखेंगे कि इनके सेल मेम्ब्रेन में ये लीकेज कॉज हो रहा है, और लीकेज के कॉज होने की वजह से ये जो अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और इस तरीके से जो सेल था इस सेल की डेथ हो गई। ये पहले ऐसे हुआ करता था, अब ये ऐसे है। तो ये जो सेल डेथ कॉज हुआ वो इसी एम्फोटेरिसिन बी की वजह से हुआ, और ये जो एम्फोटेरिसिन बी है इसने सेल मेम्ब्रेन में लीकेज कॉज कर दिया। तो ये था आज के वीडियो का पहला पार्ट जिसमें हमने व्हाइट बोर्ड सेक्शन में डिस्कस किया कि कैसे इनके फार्माकोलॉजी को हम मैकेनिज्म एक्शन के रूप में समझ सकते हैं, इनका स्पेक्ट्रम क्या है। चलिए इसी वीडियो के दूसरे व्हाइट बोर्ड सेक्शन में बात करेंगे इनके कुछ और फार्माकोलॉजी, इनके एक्शन और साथ में इनके फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक और यूज के बारे में। चलिए इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे एम्फोटेरिसिन बी के फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में, उनके यूज और कौन कौन से इनके साथ कंडीशन जुड़े हुए हैं इनके बारे में भी देखेंगे, और साथ में हम बात करेंगे इनके अनवांटेड इफेक्ट यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन और वांटेड इफेक्ट यानी कि इनके यूज के बारे में। यह सेक्शन बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो कृपया ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की, यानी कि जब कभी भी हम एम्फोटेरिसिन बी को लेते हैं तो इस लिए गए ड्रग के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी इसके साथ कैसा बिहेवियर करेगी, इसको एब्जॉर्ब कैसे करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, मेटाबोलाइट और फाइनली एलिमिनेट कैसे करेगी, इनकी इसी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक, बिकॉज व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग इज सिंपली नोन एज अ फार्माकोकाइनेटिक। अगर फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। यूं तो बाकी और भी हैं, लेकिन हम बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो वो एब्जॉर्प्शन को ज्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही आगे जाकर के इसकी बायोअवेलेबिलिटी को डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना निभाता है। तो ये जो बेसिकली एम्फोटेरिसिन बी है वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और जब वाटर में इनसॉल्युबल होगा तो इनका सिस्टमिक रूट में पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए एम्फोटेरिसिन बी इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसको अगर हम ओरली देंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब चूंकि ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके एब्जॉर्प्शन ना हो पाने की वो मेन रीजन है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज लिपोफिलिक डोमेन इन स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं एम्फोटेरिसिन बी का, तो आपने पिछले ही सेक्शन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड में देखा कि इट इज एग्जांपल ऑफ पॉलीन्स, दैट मींस पॉलीइन्स, बहुत सारे मल्टीपल डबल बॉन्ड वाले। तो इनके स्ट्रक्चर में इस तरह की लिपोफिलिक डोमेन होते हैं जो कि इनको वाटर सॉल्युबल होने से रोकता है, और अगर कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल नहीं होता है इसका मतलब यह है कि वो आगे जाकर के ब्लड में सॉल्युबल प्रॉपर नहीं तरीके से हो पाएगा। और इसके आगे अगर हम बात करते हैं इसी रीजन की वजह से इनके इफेक्ट को, तो देखिए दीज आर इफेक्टिव ऑन फंगी ऑफ ल्यूमेन ऑफ जीआईटी ओनली। इसका क्या मतलब हुआ, चूंकि अब ये सिस्टमिक रूट पे नहीं पहुंचेंगे, ओरल लेंगे तो ये आपके उसी पेट पे जिस ल्यूमेन की हम बात कर रहे हैं इसी ल्यूमेन ऑफ जीआईटी में रहेगा। तो इस ल्यूमेन ऑफ जीआईटी में जो फंगल इंफेक्शन हुए होंगे इन्हीं को ये एरेडिकेट कर पाएगा, और इसके थ्रू आगे जाकर के सिस्टमिक रूट पे जाकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर के सिस्टमिक तरीके के एंटी फंगल इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। ये इसके इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो इसी को हमने लिखा हुआ है कांट बी यूज इन सिस्टमिक फंगल इंफेक्शन वाया ओरल रूट। लेकिन अगर मैं इसको बात कर रहा हूं जो स्पेसिफिकली जोड़ना चाहिए कि अगर आप ओरल रूट से देते हैं तो इसका सिस्टमिक इफेक्ट नहीं देख पाएंगे, केवल जीआईटी पे इफेक्ट दे पाएंगे। आगे अगर हम इसको सिस्टमिक इफेक्ट चाहते हैं तो इनको दो अलग रूट से दिया जा सकता है, यानी कि आप इसको दे सकते हैं आईवी रूट से, इंट्राविनस रूट से दे सकते हैं, या तो आप इसको इंट्राथीकल रूट से भी दे सकते हैं अगर किसी तरीके के सिस्टमिक फंगल इंफेक्शन को हमको दूर करना होगा। तो आईवी का मतलब आप जानते हैं भली भांति से इंट्राविनस होता है, आपके वेन में इसको इन्फ्यूज किया जा सकता है, और इंट्राथीकल का मतलब होता है सेरेब्रोस्पाइनल में पहुंचाने के लिए आपके जो पीछे की स्पाइनल कॉर्ड है इसके इसी स्पाइनल कॉर्ड के डोमेन में, या इसके यूं कहूं कि उसके रीजन में हमको इंसर्ट करना होगा, तो वो कहलाता है इंट्राथीकल। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे फॉर्म की, कुछ इसके कंडीशंस के अकॉर्डिंगली इनके दूसरे फॉर्म को भी स्टार्ट किया गया। पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया गया था कि इनका जो एक्टिविटी है एम्फोटेरिसिन बी का, वो आपके जो फंगल के सेल मेम्ब्रेन में अर्गोस्टॉल पाया जाता है, इसके इस हिसाब से पाया जाएगा। लेकिन हमारे ह्यूमन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है स्टेरॉल के फॉर्म में अगर हम बात करें, तो
थोड़े से वो सेलेक्टिव ज्यादा होते हैं फंगल के मेम्ब्रेन के लिए, लेकिन कुछ हद तक आपके हमारे ह्यूमन के कोलेस्ट्रॉल को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी टॉक्सिसिटी को और ह्यूमन के सेल मेम्ब्रेन के पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट ना करे, इसके लिए इसके लिपिड सॉल्युबल फॉर्मुलेशन को स्टार्ट किया गया, डेवलप किया गया। इसके लिपिड सॉल्युबल फॉर्मुलेशन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज लो टॉक्सिक कंपैरेटिवली टू नॉन लिपिड सॉल्युबल, जो हमने बात किया था अदर फॉर्म ऑफ। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपके टॉक्सिक होते हैं, तो उनकी तुलना में लिपिड सॉल्यूशन जो फॉर्मुलेशन होगा एम्फोटेरिसिन बी का वो थोड़ा सा कम टॉक्सिक है, क्योंकि बिकॉज इट लेस लाइकली टू बाइंड ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये कम बाइंड करता है, ये वाला जो फॉर्म है ह्यूमन के सेल मेम्ब्रेन के कोलेस्ट्रॉल से। आगे अगर मैं बात करूं तो इन लिपिड फॉर्मुलेशन, अगर इस एम्फोटेरिसिन बी का लिपिड फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो ये जो लिपिड है, यहां पे लिपिड फॉर्मुलेशन में जो लिपिड होगा वो एक्ट एज ए रिजर्वायर, एक रिजर्वायर की तरह काम करेगा। और आप रिजर्वायर को सुटेक्स में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो उनको रिटेन करके रखने का काम करता है, जिनको परसिस्ट एक जगह पे रोक के रखने का काम करता है। और इसी एक्टिविटी के ये कारण से ये केवल फंगल के ऊपर, फंगल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अपना टारगेट फिक्स करता है, और एज कंपेयर टू फंगल सेल के सेल मेम्ब्रेन की तुलना में ह्यूमन पे वो कम इफेक्ट करता है। दैट इज व्हाई इट इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म। अगर हम बात करें इंट्राथीकल रूट को हम कब यूज करेंगे, तो इंट्राथीकल रूट इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल मेनिंजाइटिस। अगर ये कोई फंगल मेनिंजाइटिस हुआ हो, मेनिंजियल पार्ट का इन्फ्लामेशन किसी फंगस की वजह से हुआ हो, तो ऐसे ही इंफेक्शन को दूर करना हो हमको, तो एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है, अधिक कंसंट्रेशन पे ये फंगिसाइडल का काम करता है, इसको हम इंडिकेट करेंगे, यूज करेंगे आपके मेनिंजियल फंगल इंफेक्शन को दूर करने में। और अगर इसके हम लोकल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो ये जो माइकोटिक एक्टिविटी है, इसका माइकोटिक फंगल अल्सर हो सकता है, इसको दूर करने के लिए। फंगल अर्थराइटिस में अगर कभी ऐसा केस होता है कि फंगल अर्थराइटिस होते हैं तो इनमें उस जॉइंट में डायरेक्टली आप इसको यूज करके भी लोकल इफेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इनके कुछ ऐसे इफेक्ट की जो कि इनसे हमको एक्सपेक्ट नहीं होती, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। तो ये कॉज करते हैं बड़े सिंपल तरीके से, और कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं। सिंपल के अंदर हम बात करते हैं तो फीवर, चिल्स, आपके मसल स्पार्क, वोमिटिंग, हेडेक और हाइपोटेंशन कॉज कर सकते हैं। इन दो साइड इफेक्ट के अंदर हम देखते हैं फीवर और चिल, तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरासीटामोल ओरल तरीके से। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैरासीटामोल ओरली, और साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोकोर्टिसोन आईवी रूट से देंगे, तो इनके इस तरह के जो इफेक्ट हैं फीवर, चिल्स को, मसल स्पाज्म को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी एक जो कैरेक्टरिस्टिक एडवर्स इफेक्ट है, जैसे कि किसी स्पेसिफिक ड्रग के साथ उसके टैग के रूप में जुड़ा हुआ होता है, वो ये कहता है कि आपके एम्फोटेरिसिन बी आपके नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, नेफ्रॉन की एक्चुअल फंक्शनैलिटी में, उनके काम करने के तरीके में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकते हैं। और इनके पीछे का रीजन अगर हम बात करें तो वो होता है पोटेशियम के एलिमिनेट हो जाना, पोटेशियम के साथ साथ में मैग्नीशियम का और कुछ हद तक दूसरे स्मॉलर मॉलिक्यूल का और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाना। ये क्यों और ये कैसे? आपने पिछले सेक्शन ऑफ व्हाइट बोर्ड में इसका मैकेनिज्म ऑफ देखा था कि ये सेल मेम्ब्रेन में लीकेज कॉज करते हैं, जिसके कारण से पोटेशियम और स्मॉलर मॉलिक्यूल अलोंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये रिलीज हो जाते हैं। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कभी तो आपको इसका एनिमेशन भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक रीजन है, मैक्सिमम तरीके से कॉमन रीजन है, कॉमन इफेक्ट है एम्फोटेरिसिन बी का न्यूरोटॉक्सिसिटी की वजह, सॉरी नेफ्रोटॉक्सिसिटी के कारण से, जो कि आपके नेफ्रॉन को टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। और ट्यूबुलर ल्यूमेन में भी इसका इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं तो ये एनीमिया भी कॉज कर सकता है, और एनीमिया के कॉज करने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन होता है डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन बाय इंजर्ड ट्यूबुलर सेल। ट्यूबुलर सेल का मतलब क्या होता है? वो सेल जो ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं आगे जाकर के ल्यूमेन ऑफ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के, ताकि यूरिन का फॉर्मेशन हो सके। इनके पार्ट में एक कैपेबिलिटी होती है एरिथ्रोपोएसिस को स्टार्ट करने की। ये जो एरिथ्रोपोएटिन है, एरिथ्रोपोएसिस को स्टार्ट करने में मदद करता है, और चूंकि वो ट्यूबुलर अब प्रॉपर काम नहीं कर रहा है ड्यू टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो वो अब आपके इसी इलेक्ट्रोपोएटिन के सिंथेसिस में थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, और एरिथ्रोपोएसिस को भी अपन अफेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बोन मैरो को सप्रेस करने का भी काम करता है, तो बोन मैरो के सप्रेशन या डिप्रेशन की वजह से भी आपके
ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन के बनने की संभावना कम हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनीमिया कॉज कर सकता है। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट हो गए जो कि हमको नहीं चाहिए किसी भी ड्रग के साथ, और ये एडवर्स इफेक्ट एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज के बारे में बात करते हैं। तो यूज को देखने के लिए चलिए अब हम मूव करते हैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जहां पे टेबल के फॉर्म में हम आपसे इसके यूज का डिस्कस करेंगे। इसके बाद आज का पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बाद वाला जो पार्ट इंक्लूड होगा उसके साथ टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं रेफरेंस की, तो आज का टॉपिक हमने लिया हुआ है पी जगदीश प्रसाद, पद्मदा उदय कुमार और के डी त्रिपाठी, तीनों को मिला करके। इन दोनों सेक्शन का स्क्रीनशॉट अब उस एनिमेशन के साथ और उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ आप देख सकते हैं। थैंक यू।